हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, आज हम अपनी जो वसंत पाठ्य पुस्तक जो चल रही थी उसके पाठ हम एक एक करके पूरे करते जा रहे थे। लेकिन कुछ बच्चों के हमें मैसेज आए कि सर आप इसके व्याकरण के टॉपिक भी लेते रहिए। इसलिए हमने आपकी क्लास छठी से और आठवीं तक एक वर्णमाला वर्ण विचार का टॉपिक है व्याकरण में, और वो आपको तीनों क्लासों में पढ़ने को मिलता है ना। वैसे तो आप वर्णमाला यानी कि जो ए आई के खे गे गे है वो आप शुरू से पढ़ते आए होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमें किस तरह से हम इनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं और वर्णमाला में किस तरह से शब्दों को जोड़ जोड़ करके नए वाक्य बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम इनकी एक बेसिक जो पहचान है वो हम करेंगे। तो देखिए, इस हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो भी हम आज आपको शुरू से ही बताते हैं। देखिए बच्चों, बोलते समय हम जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं वही ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर कहलाती है। यानी कि हमारे मुंह से जितना भी शब्द निकलते हैं, है ना, जो जो ध्वनि निकलती है वो क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर। वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जैसे कि हमने कोई एक शब्द बोला राम, है ना, तो राम का सबसे पहला अक्षर है रा, है ना, और रा का में भी रे और एम आ की मात्रा लगी हुई है ना। तो यहाँ पर जो रे है यानी कि आधा रे जो है ये, है ना, इसमें से आ अलग कर दिया, है ना, और ये मैं, और इसमें से ए अलग कर दिया, तो ये राम का पूरा टुकड़े टुकड़े हो गए, मतलब राम शब्द के टुकड़े कर दिया हमने। इस रे में से आ की मात्रा जो स्वर है वो निकाल दिया, और मैं में से हमने ए स्वर को अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब जो छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं ये सभी क्या कहलाते हैं? वर्ण। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब हमने तो इस राम शब्द के टुकड़े किए, लेकिन अगर हम इस रे शब्द के टुकड़े करने चाहे तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, यानी ये सबसे छोटा हिस्सा है। लिखित भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्ण प्रत्येक भाषा में अलग अलग होते हैं। हिंदी भाषा में इन वर्णों की कुल संख्या 44 होती है। कितनी होती है? 44, यानी 44। वर्णमाला किसे कहते हैं ये आज हम जानते हैं। वर्णों की माला यानी वर्णमाला, ये गलत हो गया है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको सही कर लेना। वर्गों की माला नहीं, वर्णों की माला है ना। वर्णों की माला यानी वर्णमाला। जितने भी वर्ण हमें पढ़ने को मिलते हैं हिंदी साहित्य में वो सभी क्या कहलाते हैं? वर्णमाला। इन किन वर्णों के व्यवस्थित रूप को ही वर्णमाला कहते हैं। अब हम इनको उल्टा सीधा तो पढ़ नहीं सकते, हम एक शुरू से पढ़ते हैं। पहले ए पढ़ते हैं, फिर आ पढ़ते हैं, फिर ई छोटी ई पढ़ते हैं, फिर बड़ी ई पढ़ते हैं, है ना, और इसके बाद फिर व्यंजनों में आते हैं तो के खे गे घे है ना, इस तरह से पढ़ते हैं। तो इन सब का व्यवस्थित यानी सेटलमेंट रूप से जो पूरी इकाई है उसको हम क्या बोलेंगे? वर्णमाला। इस हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, कितने स्वर होते हैं? 11। देखो हम इस आगे के जो स्लाइड्स हैं में हम पढ़ेंगे कि स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, और स्वर और व्यंजन मिलकर के किस तरह से शब्दों का निर्माण करते हैं। देखिए, हम जो भी अपने हिंदी में पढ़ते हैं या किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं तो उसमें स्वर और व्यंजनों का आपस में मेल जरूर होता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि स्वर स्वर ये हो या व्यंजन व्यंजन हो। अगर आपस में उनमें स्वर व्यंजन नहीं मिलेंगे तब तक शब्दों का निर्माण नहीं होगा। अब पहचान करेंगे हमारे स्वर व्यंजन, स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं। जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं स्वर्ण वर्ण? जिसके उच्चारण में हमें किसी और शब्द वर्ण की सहायता लेनी ना पड़े उनको हम क्या कहेंगे? स्वर। अब कितने होते हैं ये? अभी हमने पढ़ा था
11 होते हैं। तो देखिए कौन कौन से स्वर वर्ण हैं। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ने तो पूरे नहीं बताए, इसमें तो अंग और अह भी होता है लास्ट में, लेकिन उनको भी हम आपको बताएंगे कि वो कहाँ है। ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अभी हमने आपको बताया था कि स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। और लेकिन यहाँ पर जो नीचे इनकी मात्राएं दी हुई हैं वो सिर्फ 10 होती है, क्योंकि ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है। वो हम आपको बाद में जब इन शब्दों को खोलेंगे, है ना, इनके टुकड़े टुकड़े करेंगे शब्दों के, तो धीरे धीरे हम इनको समझ में आ जाएगा। देखिए आ की मात्रा कैसी होती है, ये इस तरह की है ना। फिर छोटी ई की आगे की तरफ लगती है, तो बड़ी ई की पीछे की तरफ लगती है अपने शब्दों में। जैसे 3 शब्द लिखा हुआ है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी तो पीछे की तरफ लगी हुई है। उसी तरह से जो छोटा हुआ है वो आगे की तरफ मुड़ा होता है, तो बड़ा वो पीछे की तरफ। फिर री जो होता है वो नीचे की तरफ, है ना। फिर ए में छोटी सिर्फ एक मात्रा होता है और आई में 2 होती हैं। ओ में सिंगल मात्रा होती है, तो औ में डबल होती है ना। तो ये मात्रा जो है स्वरों की, कुल स्वर 11 होते हैं, जबकि मात्राएं कितनी होती है इनकी, 10। ठीक है। ये याद रखना है आपको। अब हम इनकी पहचान करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटे। इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। ये 4 होते हैं, ए, छोटी ई, छोटा ओ और री। ये जो 4 हमारे सामने दिए हुए हैं, ये क्या कहलाता है, ह्रस्व या लघु स्वर। फिर नंबर 2 पर आते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इनके उच्चारण में हमें दुगना स्वर समय लगता है। हम जोर लगा के बोलते हैं आ, बड़ी ई, या ऊ, ए, आई, ओ, औ, जोर लगाना ना हम। तो जहां जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उनको तो हम बोलते हैं क्या, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। और जिन स्वरों के उच्चारण में हमें दुगना समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। ठीक है। तो लघु स्वर कितने हो गए, 4, और दीर्घ स्वर कितने हो गए, 7। तो 7 और 4 11 हो गए ना। इसके अलावा हमें एक स्वर और मिलते हैं प्लुत स्वर। वैसे आपको ये एग्जाम में आते नहीं है प्लुत वाले, लेकिन फिर भी हम इनको जान लेते हैं कि इनके उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है ना, ज्यादा समय लगता है। जैसे आपने सुना वो ओम बोलते हैं ना, तो उसमें पीछे जो लंबा जो ओम करते हैं ना, मतलब खींचते हैं, तो वो इस तरह की मात्रा होती है। देखो ये जो एस सा बना हुआ है ना, तो ये क्या कहलाता है, प्लुत स्वर। यानी किसी शब्द को खींच करके लंबा स्वर मतलब उच्चारण में समय लगता है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर। तो बच्चों आपको समझ में आ गया स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ह्रस्व, लघु स्वर। अगर आपको ह्रस्व बोलने में थोड़ी समस्या आ रही है तो आप लघु स्वर भी बोल सकते हैं। नंबर 2 पर है दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। इसके बाद हम जानते हैं कि हमारे जो अंग और अ है वो कहाँ गए, तो उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब होता है कि ये वर्ण भी स्वरों के बाद ही आते हैं, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो किससे किया जाता है, नाक से किया जाता है। ठीक है। इसका उच्चारण जिस वर्ण के बाद होता है उस वर्ण के सिर पर अंग की बिंदी लगा देते हैं ना, इस तरह से, हाँ, बिंदी के रूप में लगाया जाता है। जैसे कि रंग, जंगल, संग, तो सै में ऊपर की मात्रा लग गई तो क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा। तिरंगा, तिरंगा में रंग के ऊपर लगा हुआ है ना। तो ये जो अंग की मात्रा है इसका उच्चारण हमारे मुंह की बजाय नाक से स्वर की आवाज निकलती है। दूसरा होता है इसका अनुनासिक। इनका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जिसको हम चंद्र बिंदु बोलते हैं ना, है ना। जैसे चांद, इसके ऊपर देखो ये आधा चांद भी बना हुआ है और बिंदु होता है, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। आंगन, आंगन, देखो नाक से भी आवाज आ रही है और मुंह से भी आवाज आ रही है ना। तो ये सर
क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। तीसरा है अयोगवाह। इस अयोगवाह में हिंदी व्याकरण अनुस्वार का अंग और विसर्ग अह जो बोलते हैं अह, उनको अयोगवाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपको सिर्फ स्वर और व्यंजनों के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा, इतना डिटेल में आपकी अभी छोटी क्लासों में 6ठी 7वीं 8वीं में इतना पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। अब आते हैं हमारे व्यंजन। व्यंजन बच्चों ऐसे होते हैं कि ये अपने आप में अधूरे होते हैं। यानी अगर हम सिर्फ व्यंजन व्यंजन को पढ़ें तो उसके नीचे हलंत लगा रहता है। हलंत यानी जैसे कि हमने कै लिखा है ना, अब ये कै जो लिखा हुआ है ये पूरा कै है, क्योंकि इसमें ए स्वर छिपा हुआ है। अगर हम इसमें से ए स्वर को अलग कर देंगे तो ये कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। नीचे इस तरह का टेढ़ा सा डंडा लग जाता है, यानी कि वो आधा कै कहलाता है। सिर्फ व्यंजन व्यंजन रह जाता है, और व्यंजन कब पूरा होते हैं? जब उसमें स्वर आकर के मिल जाते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने देखिए व्यंजन कौन कौन से हैं। तो हमारे पहले पास हमारे सामने है कै वर्ण की लाइन। इसमें है कै, खे, गे, घै, हाँ। ठीक है, फिर चै वर्ग की लाइन है ना। चै वर्ग की लाइन में च, छ, जे, झ, न। फिर टे वर्ग की लाइन है टे, ठे, डे, ढ, न। अब इसमें देखो आपके ये वाला जो डे जिसके नीचे बिंदु लगी रहती है और ये ढ है, इनको भी हम हिंदी में पढ़ते समय प्रयोग में करते हैं। फिर ते वर्ग की लाइन है ते, थे, दे, धे और न। पे वर्ग की में पे, फे, बे, भे और में। फिर होते हैं हमारे अंतस्थ, है ना, और ये ऊष्म। ये आपको एक नए शब्द दिख रहे होंगे कि अंतस्थ क्या होता है, ऊष्म क्या होता है। इनकी हम आपको अभी थोड़ी देर में परिभाषा बताएंगे, लेकिन इन शब्दों को पहले आप देख लीजिए कौन कौन से व्यंजन है। तो अंतस्थ में आते हैं य, र, ल और व। इसके बाद ऊष्म आते हैं श, 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 है। ऊष्म यानी जिन शब्दों के उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा बाहर निकले वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। देखिए आपके सामने स्पर्श व्यंजन दे रखे हैं, ये कुल होते हैं 25, जो कै से लेकर के कै, खे, गे के सबकी लाइन में पढ़ा था ना अभी हमने। देखो ये कै, खे, गे, तो टोटल करेंगे हम तो कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। यहाँ से लेकर के और यहाँ तक देखिए कितने हो गए? 5, 10, 15, 20 और 25। ये कितने हो गए? 25। तो ये क्या कहलाते हैं अपने? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, और नीचे जो पढ़े थे हमने ये है वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। और ऊष्म व्यंजन जो श, स और है वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श यानी छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु कंठ से, तालव्य से, मूर्धा से, दांत या होठों का स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे लेकर के मैं तक कुल कितने व्यंजन हैं? स्पर्श व्यंजन 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। कै का वर्ण का उच्चारण स्थल कंठ होता है, तो तय वर्ग का उच्चारण स्थल क्या होता है? दांत होता है। अब आप सोच रहे हैं दांतों से कैसे बोलते हैं? देखिए आप तय वाली लाइन बोलो, है ना, तय, थे, दे, ध, न। तो हर शब्द हर व्यंजन के साथ आपकी जीभ का स्पर्श दांतों से जरूर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसके वर्ण का उच्चारण स्थल दांत से होता है। फिर आते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब होता है अंत और स्थैन स्थित, मतलब उनके दांतों के इन व्यंजनों का जो उच्चारण है वो स्वर और व्यंजन के मध्य का जैसा होता है। यानी ये स्वरों में भी और व्यंजनों में भी एक दोनों के बीच में माने जाते हैं। यानी इसमें जीवा किसी सब मुख के किसी भाव के स्पर्श नहीं करती। आप बोल कर देखिए ये, रे, ले, बे, यानी जीव अपनी जो जीव है मुख में किसी भी भाव को स्पर्श नहीं करेगी। और ऊष्म व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु जो है, वायु यानी हवा, मुख से रगड़ खाकर ऊष्मा पैदा करती है। यानी कि उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती। बोल के देखिए श, से, है, गर्म हवा निकलती है ना इस तरह से, है ना।
तो वो क्या कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन। अब देखिए आगे हम इन स्वरों की मात्रा भी हमने पढ़ी थी, है ना। हर स्वर के लिए एक निर्धारित चिन्ह मात्रा होती है ना। ए के अतिरिक्त सभी स्वरों की मात्रा चिन्ह होते हैं। स्वरों के चिन्ह मात्रा के रूप में व्यंजन वर्ण से जुड़ते हैं, यानी जब तक व्यंजन में स्वर जुड़ा नहीं होगा तब तक वो व्यंजन आधा माना जाए। अब हमने इसमें एक नए ध्वनि चिन्ह को हम पहचानते हैं, जिसको हम बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग क्या होता है, जब किसी ध्वनि के पीछे ये वाला चिन्ह लगा होता है, हमने देखा हो ये वाला, है ना, दो डॉट सी लगी होती है ना, इसका उच्चारण है की भांति किया जाता है। इसी तरह है, जैसे अभी हमने पढ़ा ए और तय, अत लिखा हुआ ना, तो अत के पीछे अगर दो बिंदी लगी हुई तो वो क्या आ जाएगा, अत है ना। और प्रात, तो प्रात के पीछे दो बिंदी लगी हुई है तो इसको क्या बोलेंगे, विसर्ग, विसर्ग चिन्ह बोलते हैं। और विसर्ग चिन्ह बोलने के बाद जब इसका उच्चारण करते हैं, उच्चारण में है का उच्चारण होता है, तो क्या बोलेंगे इसको, प्रात है, अंततः है ना। तो ये विसर्ग शब्द, सॉरी विसर्ग चिन्ह कहलाता है। इसके बाद आगत ध्वनियां होती हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। तो आगत तो आपके अभी इतना सिलेबस में आएगा नहीं है। आगत का मतलब होता है अर्धचंद्र। एक चंद्र तो हमने ये पढ़ा था जिसमें चंद्र और बिंदी लगी हुई थी। आगत में होता क्या होता है, सिर्फ ये चंद्र बना होता है, इसमें बिंदी नहीं होती है। जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, बॉल, है ना। तो ओ की सी मात्रा लगती है लेकिन वो होती नहीं है, वो सिर्फ एक उच्चारण उसका थोड़ा सा अलग होता है। इसके बाद आते हैं बच्चों अपने संयुक्त वर्ण, ये हमारे सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए इन संयुक्त वर्ण का मतलब वो होता है जहाँ पर दो वर्णों का मेल आपस में होता है, वहाँ क्या कहलाते हैं, वो संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। और ये हमारे हिंदी उस वर्णमाला में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। देखो इस शब्दों का हम जब इनके तोड़ करेंगे तो जो ये शय, क्षत्रिय बोलते हैं जिसको हम, तो इसमें आधा के और ये स, इन दोनों व्यंजनों को मिला करके ये वाला बनता है। त्रय में तय और रे का उच्चारण होता है, जबकि श्रय में शलगम और रे रथ का जो सब व्यंजन इन दोनों का मेल होता है। और जो नय जन है ना, उसमें जय और न, ये गलत हो गया है ना, जय प्लस ये होता है, ठीक है। तो ये हमने स्वर और व्यंजनों के बारे में पढ़ा है। अब आते हैं इसके कुछ प्रश्न जो भी हमने पूर्ण किए हैं, तो आपको बताना है। देखिए पहला प्रश्न है हमारे सामने, वर्ण किसको कहते हैं, भाषा में इसके रूपों को, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को, रंग को या शब्दों को। तो हमने पढ़ा था कि भाषा के रूप में हम जब छोटे से छोटे वर्ण का अपने बोलने में उच्चारण प्रयोग करते हैं, तो सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं, हम वर्ण कहते हैं, ठीक है। नंबर 2 है स्वर किसे कहते हैं, है ना। तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ये वर्ष हो गया, इसमें उसको सही कर लेना। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को क्या कहते हैं, हम स्वर कहते हैं। और एक बात और, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा था स्वरों में इसकी एक परिभाषा और, कि इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, इनको अकेले भी बोला जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है व्यंजन किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, ये देखो अभी अभी हमने पढ़ा है। तो कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, श, त्र, ज्ञ और श्र, ये होते हैं 4। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या होती है। तो अभी हमने पढ़ा था 25, तो वो हो गए क्या, अपने स्पर्श व्यंजन। इसके बाद 4 हो गए थे अंतस्थ, है ना, और 4 हो गए ऊष्म। तो कितने हो गए, 25 और 4 29 और 4 33, है ना। टोटल कितने हो गए अपने व्यंजन, 33। तो इसका उत्तर होगा 33। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है
हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? हमने आपको शुरू में बताया था कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, लेकिन इसमें 11 के साथ साथ इसमें 2 अयोगवाह भी होते हैं, अंग और अह, तो कितने हो गए टोटल? 13। ये रे ले वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? हमने अभी पढ़ा था, इनको हम अंतस्थ बोलते हैं, क्योंकि ये हम ऐसा लगता है मानो बोलते समय, उच्चारण करते समय कि ये स्वर और व्यंजन के मध्य का भाग हो। ठीक है। इनमें से अयोगवाह कौन सा है? तो अयोगवाह हमने अभी पढ़ा था कि स्वरों के अंत के जो अंग और जो अह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। तो इसमें कहाँ है? ये देखिए आपके सामने, है ना। तो इस अंग को हम क्या बोलेंगे? अयोगवाह, जो स्वरों के साथ प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजनों की पहचान का हमने आपको बताया था, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से ऊष्मा निकलती है उनको ऊष्म बोलते हैं। तो इसमें हमने 4 पढ़े थे ना, श, 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 है। तो इनमें कौन सा है? देखिए ये रहा। ठीक है। विसर्ग का उच्चारण किस प्रकार होता है? तो हमने पढ़ा था कि विसर्ग जब किसी शब्द के पीछे लग जाता है, जैसे ये अतः, है ना, इसके पीछे विसर्ग लगा दिया, 2 बिंदी लगा दी हमने, तो क्या कहलाएगा? अतः है की शोध आवाज आ रही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? है की भांति उच्चारण विसर्ग का होता है। ठीक है बच्चों, आज हमने आपके सामने ये वर्णमाला का पहचान की है और स्वर व्यंजनों की पहचान की है। स्वरों का व्यंजनों के साथ किस प्रकार मेल होता है वो पहचान की है। अब अगर आपको ये शुरू में समझने में दिक्कत आया है तो आप हमसे ज़रूर पूछें। इसके बाद हम ऐसा करेंगे कि एक पार्ट बसंत का ले लिया करेंगे और एक टॉपिक व्याकरण का ले लिया करेंगे, तो हमारी व्याकरण भी समय पर पूरी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद भी अगर आपकी कुछ और डिमांड हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, हम आपका उसको वीडियो ले करके आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आपने अगर ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।